हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे पार्ट 6 जो हमारी एक सीरीज चल रही है 300 बेस्ट एमसीक्यूज की कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो ये आप लोगों को पता है आपकी 40 मार्क्स की सेक्शन है आरबीआई असिस्टेंट में, 20 मार्क्स की आपकी आरआरबी पीओ में आएगी और 30 मार्क्स की आपकी सेक्शन है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। तो हमारी कोशिश ये है कि हम 300 एमसीक्यूज पढ़ लें ताकि अगर एग्जाम में इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आएँ तो आप ऑप्शनल अप्रोच से भी अपने आंसर्स को मार्क कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है आप लोगों की 26 सितंबर और आज आप लोगों के लिए कहा गया था मॉक टेस्ट सेकंड देने के लिए। जो लोग ये टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं वो इस टेस्ट का एनालिसिस देखें अपने अकॉर्डिंग कि आज की डेट में आप लोगों ने कितनी इंप्रूवमेंट कर दी है, और जो लोगों ने नए हैं वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ऑली बोर्ड के ऐप पे हम लोग ये टेस्ट देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता किस तरह से देते हैं तो वो आई बटन को क्लिक करें, आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे। पहले टेस्ट को आज की डेट में 2200 लोग दे चुके हैं जो हमारा मॉक टेस्ट 1 था। तो आप लोग तैयारी करते रहें, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने 149 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए थे, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके थे लेक्चर के बाद ही कि इसका आंसर ये होगा, तो मैं आपको बता दूं आपको आंसर सही है। अब बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 151 पे। आज जो हम चीज़ें सीखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पहली बार सुनी होंगी, लेकिन सेम ऑप्शनल अप्रोच और क्वेश्चन की फॉर्म में जब मैं आपको चीज़ें कराऊंगा तो आपको ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर अच्छे से मार्क कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या है? ओवरवेलमिंग और सैचुरेटिंग रिसोर्सेज ऑन अ टारगेट सिस्टम टू कॉज अ रिडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी टू लेजिटिमेट यूजर्स इज टर्म्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर 151 का बताएं क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सैचुरेटिंग रिसोर्सेज ऑन अ टारगेट सिस्टम टू कॉज अ रिडक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी। अब जैसे सपोज मुझे किसी सिस्टम पे सर्वर से कोई चीज़ चाहिए, मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बार बार एक अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन सपोज काफ़ी सारे लोग जानबूझ के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ताकि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्या होता है इस तरह के अटैक को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो आपको ये भी याद रखना है। ये लेटेस्ट जो आजकल चलते हैं अटैक्स उनकी बात कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। मॉडिफाइंग डेटा फॉर फन एंड प्रॉफिट इज डिफाइंड एज। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, क्या वो मैंने आपको सिखाया डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है। जब आपको बहुत सारी सर्विसेज जा रही हैं बैक टू बैक और आपका जो अवेलेबिलिटी है उसे कम कर देती है। अब अगर कोई मॉडिफाई करता है डेटा को फॉर फन एंड प्रॉफिट तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका डेटा डिडलिंग। आपको ये टर्म भी अब याद रखनी है। इस तरह की टर्म्स, एक तो आपको जो आपसे सिलेबस में पूछा गया है इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसमें या तो आपकी एब्रीवेशन आ सकती हैं या तो आपको इस तरह से टर्म्स पूछी जा सकती हैं। तो आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। इजी वाला पार्ट हमने बहुत जगह किया है, आपको बहुत सारी जगह पे दिख जाएगा। इजी क्वेश्चन जो है वो आजकल इतने एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो मॉक टेस्ट में लेवल रहता है उसी तरह का लेवल आपका एग्जाम में भी रहेगा। तो बात करते हैं 153 पे। इंटरनेट मेडिएटेड अटैक अकम्प्लिश्ड बाय इनलिस्टिंग द सर्विसेज ऑफ मैनी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम लॉन्च अ डिनायल ऑफ सर्विस इज टर्म एज। अब अभी तक हमने पढ़ा क्या? एक हमने पढ़ी है चीज़ यहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, एक हमने पढ़ा डेटा डिडलिंग क्या होता है। ठीक है, ऑप्शनल अप्रोच है, आपको इसका आंसर अभी तक दिख गया होगा क्या है ये। अब ये जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसे क्या कहते हैं या बेसिकली ये होता क्या है? ये इंटरनेट मेडिएटेड अटैक होता है अकम्प्लिश करने के लिए अनलिस्टिंग द सर्विसेज ऑफ मैनी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम टू लॉन्च अ डिनायल ऑफ सर्विस इज टर्म्ड एज। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो लॉन्च करते हैं एक साथ डिनायल ऑफ सर्विस, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड और डिनायल में क्या फ़र्क है? डिनायल में आप लोगों ने देखा था कि जो भी आपका एक टारगेट सिस्टम होता है उस पर अटैक होते हैं, और वहीं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, इसमें मैनी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम आ जाते हैं। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं 154 पे। क्रिएटिंग अ फॉल्स आइडेंटिटी यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिफाइंग
इंफॉर्मेशन। तो इसे क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी है, आप लोगों को अभी तक इसका आंसर पता चल चुका होगा। हमने ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसके ऊपर किए थे। फॉल्स आइडेंटिटी अगर किसी की यूज़ करके किसका क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। और आइडेंटिटी थेफ्ट आपका एक बहुत मेजर कंसर्न बन चुका है आज की डेट में। कल को आपको कहीं आ जाएगा, आजकल आप देख रहे हैं फेसबुक पे भी एक नया चल रहा है, कोई किसी की फेक आईडी बना के मैसेजेस कर रहा है कि हमें कुछ पैसों की मदद चाहिए। कल को अगर आपको मेरे नाम से आएगा तो प्लीज़ रिपोर्ट कर देना। बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं कि बन जाएगी फेक आईडीज़ भी इस हद तक। तो 155th की अगर हम बात करें डायरेक्ट, अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। JKSSB का हो, RBI असिस्टेंट का हो, RRB ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 या फिर ऑफिस असिस्टेंट हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? अ प्रोग्राम और बैच फाइल दैट वेट्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम बिफोर कॉजिंग अ डैमेज। अब ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम में ये जो फाइल है या बैच फाइल है या प्रोग्राम है, ये एंटर होते ही काम करना ऑपरेट शुरू कर देगा। ये वेट करेगा एक स्पेसिफिक टाइम का जिसके लिए इसको सेट किया गया है बिफोर कॉजिंग डैमेज। तो ये क्या होते हैं आपके? तो ये होते हैं आपके टाइम बॉम्ब। ये हमने पढ़ा है पहले भी। मेल बॉम्बिंग हमने पढ़ी थी कि आपको बार बार मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी सीरीज़ में हमने पढ़ी हैं। बहुत सारी मेल्स आ जाएंगी ताकि आप जो आपको वहाँ पे लिंक दिए हैं आप उस पर क्लिक करें और स्कैम में आप फंस जाएं। तो ये चीज़ें आपको हमने कवर करवा दी हैं। 156 की अगर हम बात करें, अ मेथड फॉर एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम और अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज इट इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पे आपकी ऑप्शनल अप्रोच जो है वो आप देखेंगे एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन आपको यही गिने चुने 4 दिखेंगे। फिशिंग, स्पूफिंग, फार्मिंग, इस तरह के आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको टैक्स या फिर किसी चीज़ पे आएगा, अगर हमने 2 से 3 को भी अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शनल अप्रोच से 110% आंसर मार्क करके आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है? अ मेथड फॉर एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम और अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज इट इज टर्म्ड एज। लॉजिक बॉम्ब हमने पढ़ा, मेल बॉम्बिंग हमने पढ़ी, तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सप्लॉइट करना किसी चीज़ को। तो आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आई होप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और शायद से रिपीट हुआ है, हमने पढ़ा है इसको। कौन सा है डेटाबेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है DBMS? तो ये है आपका रिलेशनल DBMS डेटाबेस। तो ये आपको मैंने पहले भी कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है ये, तभी 2 बार यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कनेक्ट यू टू द इंटरनेट? क्वेश्चन नंबर 158 की अगर हम बात करें, क्या है जो आपकी हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए? तो इसका आंसर आपको इन 2 में ही बता देना है। इसका आंसर है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में दिखते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुने। इस पर मेरी कोशिश ये रहेगी मैं एक पूरा थ्योरेटिकल जो हमने पहले जिस तरह से पढ़ा है वैसे भी एक वीडियो आपको ला के दूँ एग्ज़ाम से कोई 7 से 8 दिन पहले, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। और कोशिश ये रहेगी कि आप 7 से 8 दिन पहले अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी आपको याद रहेगा और आप कर देंगे। लेकिन आज क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेरे को तो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लगते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी सारे सेम रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है? अ मेथड इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इफ एफिशिएंटली इज नोन एज। अब बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग आंसर दे दें पहले। जो मेथड होता है जिसकी वजह से मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका स्विचिंग। पहला आपको यहाँ से क्लियर। स्विचिंग के तहत क्या होता है? मल्टीपल आपके जो हम बात करें कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके तहत? स्विचिंग के तहत। तो यहाँ तक आई होप अब आपको क्लियर है चीज़ें। आगे चलते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है,
व्हाट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका HTTP को। अब HTTP क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को ये भी चीज़ पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब लेकिन एक चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए HTTPS क्या होता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आप फेसबुक खोलेंगे कभी अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे आपको S लिखा हुआ आता है साथ में, HTTPS। अब ये S क्या डिफ़ाइन करता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि HTTP बहुत बार पूछा गया है। चांसेस आपको हमेशा ये प्रिपेयर करना है खुद को कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे एक लेवल ऊपर खुद को प्रिपेयर करके जाएं। इजी आएगा तो वेल एंड गुड, सबके लिए होगा। अगर कुछ चीज़ें घुमा के पूछी जाएंगी तो आप एग्जाम हॉल में रिग्रेट नहीं करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161, वापस से एब्रीविएशंस। MIME स्टैंड्स फॉर, MIME क्या होता है? तो ये होता है आपका मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसको आप याद कर लें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये भी। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 162, FPI स्टैंड्स फॉर। ये तो आप आंसर दे देंगे, मैं इतना मान के आपको चल रहा हूँ। इसका आंसर होगा आपका, बताएं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेम्स पर इंच। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। बात करते हैं 163 पे, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स इन सर्च ऑफ न्यू प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड रिलेशनशिप इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि DBMS पे भी आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा और आप एग्जाम में ये नहीं कह सकते कि आपका ये सिलेबस में नहीं है या वहाँ पे मेंशन नहीं था। ये चीज़ें आपका जो सिलेबस बनाया गया है JK SSB की तरफ से, अगर मैं बात करूँ जो आपको दिया है, उस पर आपको एग्जाम में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। जो 13 से 14 चैप्टर स्पेसिफाई किए जाते हैं उनमें से आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं है सिलेबस में इंक्लूडेड और यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक बार जो चीज़ आ गई तो आ गई। बेटर है कि आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप वहाँ पे आंसर करके आएँ। तो क्या होता है वो प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स इन सर्चिंग ऑफ न्यू प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड रिलेशनशिप इज नोन एज। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग। अभी एक और टर्म हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे, क्या होता है डेटा वेयर हाउसिंग। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो वो बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस देम इज कॉल्ड। अब ये आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चंस में से कंसीडर आप कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस देम इज कॉल्ड। क्या होता है वो? क्या वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा वेयर हाउसिंग होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है या डेटाबेस होता है? तो ये आपका होता है डेटाबेस। डेटाबेस होता है आपका कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम। और जो डेटाबेस का पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम होता है वो तो आपको पता है DBMS क्या होता है, लेकिन इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 165, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप लोगों को यहाँ पे दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप पहले इसका आंसर बता दें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा गया है, अ रेस्पोजिटरी ऑफ डेटा दैट इज डिजाइन टू सर्व अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स इज कॉल्ड। इन वर्ड्स का ध्यान दें, पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स, तो क्या होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका डेटा मार्ट। अब डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउसिंग में क्या फ़र्क है? पहली चीज़, ये जो है आपका डेटा मार्ट, ये आपका डेटा वेयर हाउसिंग का ही एक पार्ट है, आप इसे कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं एक सिंगल सब्जेक्ट पे। फिर वो किसी भी तरह से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेल्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पे काम करते हैं। और डेटा मार्ट का जो मेन है काम, वो क्या करता है, ऑपरेट करता है या कंट्रोल करता है एक सिंगल डिपार्टमेंट के थ्रू, या हम पे जो आप वर्ड देख रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक
पर्टिकुलर ग्रुप बना है जो सेल्स पे काम करेगा, फाइनेंस पे काम करेगा, मार्केटिंग पे काम करेगा, उन्हें हम कहते हैं डेटा मार्ट। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर आप लोग जल्दी दें। कीज दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर की दे हैव बीन प्रोग्राम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क इज कॉल्ड। ये तो आपको शॉर्टकट कीज में बहुत बार देखने को मिली होंगी। क्या कौन सी कीज होती है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं, जो अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करें किसी अलग की के साथ, और वो प्रोग्राम होती हैं टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, तो उन्हें कौन सी कीज होती हैं? तो वो होती है आपकी फंक्शन। आपने देखा होगा F1, F2, F3 या आपने देखी होंगी F12 तक होती है। ये हर एक पर्टिकुलरली डिज़ाइन होती है स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं अब हम। A key that is used to alternate the input mode of a group of keys on a keyboard is known as। क्वेश्चन नंबर 167 वापस से इजी है। क्या होती हैं वो कीज जो यूज़ की जाती हैं ऑल्टरनेट द इनपुट मोड ऑफ अ ग्रुप ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड इज नोन एज टॉगल कीज। अब आपको ये याद भी रखनी है दोनों। एक आ गई आपकी कैप्स लॉक और एक आ गई आपकी नम्स लॉक। ये आप दोनों को याद रखना है। और आपको स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए टॉगल कीज़ में कौन सी आती हैं, वहीं पे आपकी एक आ जाती है मॉडिफायर कीज़। तो आपको मॉडिफायर कीज़ भी लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 168। डेटा नेटवर्किंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब ये क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो जो लोगों ने इसको पढ़ा है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख के बताएं, क्योंकि इसका आंसर पे मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो ये क्वेश्चन आप या तो आज के दिन में स्किप कर दें। अगर आपको इसके बारे में पूरा क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या आंसर होगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 पे। विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ केबलिंग यूज्ड इन लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लैन के साथ? क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर हम इसे नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी मदद से आपका कंप्यूटर जो है वो लैन के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 170। अ डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा बिटवीन द एनालॉग फॉर्म यूज्ड ऑन टेलीफोन लाइन्स एंड डिजिटल फॉर्म्स यूज्ड ऑन कंप्यूटर इज नोन एज। ईजी क्वेश्चन, मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन आज के दिन का, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। क्या कौन सा डिवाइस होता है? आप लोगों के घर पे भी लगा होगा बहुत सारे लोगों के। मॉडम की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, जो है आपकी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है डेटा को एनालॉग फॉर्म में जब वो टेलीफोन लाइंस में यूज़ होता है, और डिजिटल फॉर्म में जब वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 171 की अगर हम बात करें। अ रिले ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर लैन इज कॉल्ड। अब अगर आपको 2 से ज़्यादा लैन के साथ अगर ज्वाइन करना है अपने डिवाइस को, तो उसे हम क्या कहते हैं, किसकी मदद से हम कर सकते हैं ये चीज़? तो क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर है आपका ब्रिज। यही मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नेट राउटर, ब्रिज, हब, हो सकता है आप लोगों को ये कंफ्यूज ना करें, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार जब आप लोग स्पेसिफिकली प्रेशर में एग्ज़ाम दे रहे होते हो किसी चीज़ का। तो ये आपको चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज हेल्प करता है आपको 2 से ज़्यादा लैन के साथ अपने डिवाइसेस को ज्वाइन करवाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, उस इंटरकनेक्टिंग डिवाइस का नाम होता है आपका ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 172 पे आते हैं हम। A device that regenerates the signal transmitted on a cable in a network is called। क्वेश्चन नंबर 172 वापस से इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इन पर ज़रूर दिखेगा। तो क्या डिवाइस होता है जो रीजनरेट करता है सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन अ केबल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड? अभी हमने ब्रिज पढ़ लिया है। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है जॉइन 2 और मोर लैन के को ज्वाइन करने के लिए। तो ब्रिज तो नहीं है। 172 का आंसर है आपका रिपीटर। तो यहाँ पे आप वर्ड से भी, अगर आपको नहीं स्ट्राइक हो रहा, आप गेस कर सकते हैं।
A device that regenerates the signal transmitted on a cable in a network is called repeater. Regenerate करना यानी कि आपका रिपीट करना। क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट है ये भी। अ नेटवर्किंग डिवाइस that is used to receive signals from one computer and transmit them on to the other computer in a network is called। अब ये डिवाइस कौन सा होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट इट टू अदर कंप्यूटर। तो ये क्या कौन सा डिवाइस होता है आपका? रिपीटर हमने पढ़ा है, अभी ब्रिज हमने पढ़ा है, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। आप लोग ऑप्शनल अप्रोच से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका डिवाइस आता है हब। तो इसका आंसर है हब। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसके तहत आप लोग सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं कंप्यूटर से और उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं किसी और कंप्यूटर में। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी आज हम कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप मान के चले आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। 174 पे अगर हम बात करें, हब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो ये भी अब आपके लिए जो चीज़ आ रही है इसको समझना ज़रूरी है। हब को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे तो आपको आंसर नहीं मार्क करना है, आंसर आपको पता चल गया है क्या होगा, लेकिन होते क्या है, एक आपके आ जाते हैं एक्टिव हब जो आपके एक्ट करते हैं रिपीटर की तरह, यानी कि रिजनरेट करते हैं सेंड करते हैं स्ट्रॉन्गर सिग्नल। इसको क्या कहते हैं आपके एक्टिव हब। और एक आपके आ जाते हैं पैसिव हब। ये क्या करते हैं, ये जंक्शन बॉक्स की तरह करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इनकमिंग सिग्नल को फॉर ट्रांसमिशन। हब के लिए अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये आपके सिग्नल रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। लेकिन हब को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, एक एक्टिव हब, एक पैसिव हब। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विच हब एक्ट्स एज अ जंक्शन बॉक्स स्प्लिट्स इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन, तो वो होता है आपका पैसिव हब। और अगर आपको पूछा जाए कौन सा हब है जो रिपीटर की तरह काम करता है और रीजनरेट करता है और सेंड करता है स्ट्रॉन्गर सिग्नल को, तो वो आ जाता है आपका एक्टिव हब। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 175 की अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, एन इंटेलिजेंट हब दैट हैज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन ऑफ अ पैकेट सेंड अक्रॉस द नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको हम कहेंगे स्विच। तो आपको ये भी याद रखना है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको सारी बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं हम आज। अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रिले डिवाइस used in a network that can be used to interconnect systems with different protocols, formatting language and architecture is called। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया ऑप्शनल अप्रोच से आप लोग जाएंगे। अगर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, सारी नहीं 2-3 भी, तो आप इसका आंसर कर देंगे। यहाँ से आज का आंसर आपको दिख रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गेटवे। मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले इन सब पे एक आपको डिटेल्ड वीडियो दूं, क्योंकि इस पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स आपके कंफर्म्ड इस पे आएंगे और ये किसी भी सिलेबस में आपका इंक्लूडेड नहीं है। एग्जाम में अगर आपको नहीं आएंगे तो आप आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 पे जाते हैं वापस से। CSMA-CD, ये आप लोगों ने बहुत बार बहुत जगह पे नाम सुना होगा, लेकिन कभी कोशिश किसी ने की नहीं होगी इसकी फुल फॉर्म जानने की। कुछ लोगों को पता होगी। तो CSMA-CD स्टैंड्स फॉर, CD के लिए क्या होगा, पहला अगर आपको इतना पता है, ये आपका वो वाला कम्पैक्ट डिस्क वाला CD नहीं है। 171 में आपको इतना भी अगर याद है कि एक कोलिजन डिटेक्शन होता है, तो आप इसका एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन CSMA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CSMA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये है आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो ये वाली आपको एब्रीविएशन एग्जाम में हो सकता है दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कवर करें इन 300 में सारी। 178 की अगर हम बात करें, अ डैश इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड टू ऑब्जॉर्व द सिग्नल सो दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक अक्रॉस द बस। अब यहाँ पे वापस से अगर ऑप्शनल अप्रोच से जाएंगे तो आप लोगों को इसका आंसर अभी तक पता चल गया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इस सीक्वेंस में सारे दिखें। एग्ज़ाम में जब अलग से ये आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा।
क्या होता है जो रिक्वायर किया जाता है हर एंड पे, जिसके तहत वो सिग्नल्स को अब्जॉर्व कर देता है ताकि वो रिफ्लेक्ट बैक ना करें अक्रॉस द बस, तो ये होता है आपका टर्मिनेटर। क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 179 की अगर हम बात करें, बस टोपोलॉजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। गैसवर्क आपको सिखा दिया है, आप इसका आंसर यहाँ से मार्क कर देंगे तो क्या होगा इसका आंसर। बस टोपोलॉजीज आपकी 2 तरह की होती है, एक आ जाती है आपकी रेगुलर बस और एक आ जाती है आपकी लोकल बस। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। टोपोलॉजीज हमने पढ़ी हैं सारी। बस होती है आपकी जो एक सिंगल लाइन के साथ आपके सब कनेक्ट होते हैं इस तरह से। उसके बाद आपकी आ जाती है स्टार, जिसमें एक सेंटर में होता है और उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। एक आ जाती है आपकी मैश टेक्नोलॉजी, जिसमें सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं ताकि कल को कुछ एरर हो जाए, और ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल होती है। इसके बाद आपकी आ जाती है रिंग, जिसमें आपने इस तरह से देखा होगा सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये टोपोलॉजीज हमने सारी पढ़ी हैं, लेकिन एक लेवल ऊपर वापस से बस टोपोलॉजीज आपकी 2 में डिवाइड होती है, रेगुलर बस और लोकल बस। क्वेश्चन नंबर 180 आज का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आपको एग्जाम्स में दिखा होगा। जो आपके लिस्ट ऑफ रूल्स हैं फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड, तो आपको ये बताना है क्या होता है। इसका हम आंसर देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिल जाए। कल हरमीक सर का आपको लेक्चर नंबर 30 मिल जाएगा, जो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, उसमें वो कवर करवाएंगे आपको बाकी की चीज़ें। हरमीक सर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। स्टैट्स के जो हमारे टॉपिक रहते हैं वो आपके पास जल्दी ही 1-2 दिन में, मैं कोशिश करूँगा एक ही दिन में सारे अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग एक ही दिन सिर्फ स्टैट्स का, मैथमेटिक्स का जो 5 मार्क्स का आपका पार्ट है वो कवर कर लें। उसके बाद आपके जो एक कोशिश ये रहेगी, जीके के करंट अफेयर्स तो अब आपके मेरे भरोसे है ही हैं, वो मैं आपको 10 से 12 मार्क्स का वहाँ से कवर करवा दूंगा। और उसके बाद कोशिश ये रहेगी जो आपके बायोलॉजी साइंस के जो मिक्स्ड हैं, इसी तरह मैं एक 100 MCQs की सीरीज़ आपके लिए वो भी लेके आऊँ। काम उस पर भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। अगर टाइम का इशू ना रहे हो तो मैं अभी तक आप लोगों को इतना तैयार इसके लिए कर दूं कि आप लोग एग्ज़ाम में बस जाएं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आएँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। कल लेक्चर नहीं आया था उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप डेली बेसिस में लेक्चर्स आए, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।